गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पीछे के क्लासेस को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम लोग डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख रहे हैं जो आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और आज का चैप्टर भी आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक जिन्हें कहा जाता है अशोक द ग्रेट। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका प्रशासन कैसा था और इनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे जहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला जो हेडिंग है ये है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखे सम्राट कब बने हैं? जब उन्होंने युद्ध को त्याग दिया है और उसी से संबंधित आज हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कहानी से शुरू होती है आपकी एनसीईआरटी, तो कहानी कुछ खास नहीं है तो इसलिए मैं कहानी को आज नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इस कहानी में कुछ खास बातें नहीं दी हुई हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाकी बातों की। एक बहुत बड़े राज्य एक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे पाषाण काल आया, फिर कैसे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपने वैदिक काल पढ़ा, फिर आपने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ा जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों में से एक था मगध साम्राज्य जिसने अपने आप को सबसे शक्तिशाली सबसे समृद्धशाली बना लिया और उसी मगध साम्राज्य में उत्कर्ष हुआ बहुत सारे राजवंशों का, जिसमें से एक है मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में से एक है अशोक द ग्रेट। इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा भी है कि जो सारनाथ है वहां पर ये देखिए सारनाथ का जो शीर्ष वाला भाग है इस पर 4 शेर एक जो शेर हैं वो एक दूसरे की तरफ पीठ सताए बैठे हुए हैं, जिसमें से हमें 3 शेरों का जो मुख है वो दिखाई देता है। इनके पीछे वाले का हम मुख नहीं देख सकते। ये सारनाथ के स्तंभ पर ऊपर का जो हिस्सा है शीर्ष से बना हुआ है, इसीलिए इसको लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि शेर अंकित है। आप सभी को पता है कि मौर्य काल में स्तंभ निर्माण की बहुत अच्छी कला जो है प्रचलन में थी। स्तंभों की विशेषता जो है ये ईरानियों से लिया गया है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे जो ईरानियों के स्तंभ हैं वो कई पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाए गए हैं, लेकिन भारतीय जो स्तंभ हैं ये एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं, इनको जोड़ा नहीं गया है। दूसरी जो विशेषता है, ईरानियों ने स्तंभ के शीर्ष पे जहाँ पे हमने जानवरों को बनाया है या किसी न किसी पशु की आकृति बनाई है, उन्होंने राजाओं की आकृति बनाई है, हमने पशुओं की आकृति बनाई है। जैसे सारनाथ में, सांची में और लौरिया में आपको शेर की आकृति मिलेगी शीर्ष पे, आपको रामपुरवा में बैल की आकृति मिलेगी। इस तरह से हमने स्तंभों के शीर्ष पे किसी न किसी पशु को बनाया है, लेकिन ईरानी लोगों ने शीर्ष पे राजा की आकृति बनाई है। इसके अलावा जो आपके मौर्य काल की ये स्तंभ हैं ये आधार पे किसी चबूतरे पे नहीं बनाए गए हैं, बिल्कुल स्वतंत्र ऐसे ही खड़े कर दिए गए हैं और ये गिरते नहीं हैं। जबकि जो ईरानी आपके स्तंभ हैं इनके नीचे चबूतरे बना करके इनको जाम किया गया है ताकि ये गिरे ना। तो ये विशेषता है हमारे स्तंभों की और ईरानी स्तंभों की। और इसके अलावा और भी कि जो आपके स्तंभ हैं ये स्वतंत्र और खुले जगहों पे बनाए गए हैं। ईरानियों ने जो अपने स्तंभ बनाए हैं ये राजमहलों में बनाए हैं, उसको ज़्यादा भव्य दिखाने के लिए या राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्तंभ हैं ये मोस्टली स्वतंत्र या खुले प्लेस पे बनाए गए हैं। ये सारे डिफरेंसेस आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। और भी खास बात कि इस पे जो ओप है, जो इस पे कलर लगाया गया है ये इतना खूबसूरत है, इतना चमकीला है कि इसका कलर आज भी नहीं गया, इसमें आज भी चमक जो है वो बरकरार है। तो ये स्तंभ शीर्ष है आपके सारनाथ से जो लिया गया है। देखिए इस पे ये कैसा है, शीर्ष स्तंभ इसका शेर का है। इसी को हमने चिन्ह के रूप में लिया है जो हमारे नोट पे दिखाई देता है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। आगे कह रहा है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देशन पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है या समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। जैसे अभी तक आपने देखा पहले जन था, आपका ऋग्वैदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद हो गया, फिर वहां से साम्राज्य का उदय हुआ। महाजनपद के बाद जो हुआ ये आपका साम्राज्य आ रहा है। और साम्राज्य में और बाकी राज्य में क्या अंतर है? तो राज्य छोटे होते हैं, राजा छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है और सम्राट का पद भी बड़ा होता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके अशोक हैं ये क्या है, एक सम्राट हैं। तो इनके बारे में ध्यान से देखिएगा। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है।
अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलता है। आप सभी को पता है कि जो आपका मगध साम्राज्य है, यहाँ पे बहुत सारे राजवंश का उद्भव हुआ। जैसे पहला जो था वो बृहद्रथ राजवंश था। इसके बाद आप देखेंगे जो वंश आया है वो आपका शिशुनाग वंश आया है। उसके बाद फिर नंद वंश आया है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया है। और मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किसकी मदद से किया था? तो आप सभी को पता है चाणक्य की मदद से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चाणक्य हैं इनका एक और भी नाम है विष्णुगुप्त, और इसके अलावा कौटिल्य भी है। याद रखिएगा, अशोक जिस साम्राज्य के शासक हैं इसकी स्थापना इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। यानी कि जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो बेटे थे इनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार नाम था इनके बेटे का नाम, यानी कि अशोक के पिता का नाम है। यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके पुत्र हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र हैं ये हैं अशोक। इस हिसाब से आपके देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी हो गए। लेकिन इन्होंने साम्राज्य की स्थापना कब की? तो आज से लगभग 2300 साल पहले, यानी कि 300 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कैसे किया? तो चाणक्य की मदद से। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य, और इनका जो वास्तविक नाम है वो था विष्णुगुप्त। ये भी आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि कौटिल्य का जो नाम है ये वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम है। इनके 3 नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और जो चाणक्य हैं इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन इसका जो विषय वस्तु है ये है राजनीतिक। ये याद रखिएगा, राजनीतिक विषय वस्तु है। इसमें राजनीति के बारे में बताया गया कि राजा को कैसे शासन करना चाहिए, राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, साम्राज्य का विस्तार कैसे हो सकता है, प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में लिखी हुई है, जो कि लिखा है चाणक्य, विष्णुगुप्त या आपके कौटिल्य ने। आगे देखिए दिया है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तब उन्हें एक ही वंश का माना जाता है या कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। देखिए चंद्रगुप्त हैं, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। इस तरह से एक वंश के ही राजाओं का यहाँ पे दिया हुआ है। और इन तीनों में सबसे जो शक्तिशाली या सबसे बड़े जो साम्राज्य विस्तार वाले राजा हुए वो थे अशोक। हालांकि इन्होंने एक ही युद्ध लड़ा था जिसको कलिंग युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जो बृहद शिलालेख हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा कि इन्होंने बहुत सारे स्तंभ का निर्माण करवाया है। अशोक ने बहुत सारे स्तंभों का निर्माण कराया, बहुत सारे अभिलेख भी लिखवाए। अशोक इतिहास के एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया है। और इन्होंने राजा बनने के बाद सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा है जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है, जो कि वर्तमान में उड़ीसा है। इसी को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। क्योंकि अशोक जब राजा बने तो उन्हें अपना साम्राज्य विस्तार करना था, जैसा उनके पिता उनके दादा ने किया था। इसके अलावा कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा है ये समुद्र तट के इलाके पे था जहाँ से बंदरगाहों के द्वारा व्यापार हो सकता था। इसके अलावा कलिंग जो है ये हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और उस समय युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता था। तो वहाँ पर अशोक को साम्राज्य विस्तार भी करना था, उन रास्तों पर कंट्रोल भी करना था जहां से व्यापार होता है, और साथ ही बड़े पैमाने पर उन्हें हाथी भी चाहिए थे। इसलिए उन्होंने अपना पहला जो आक्रमण है ये कलिंग पर ही किया। लेकिन कलिंग पर आक्रमण करने के बाद लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई, कई लाख लोगों को बंदी बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि खून की नदियां सी बह गई थी। और उस दृश्य को जब अशोक ने देखा तो उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया, विचलित हो गया। वो रात को अपने महल के ऊपर घूमते रहते थे, टहलते रहते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वो दृश्य उनके निगाहों से हटता नहीं था या भूल नहीं पा रहे थे कि किस तरह से जो शरीर है लोगों का अंग भंग हो गया था, किस तरह से लोग मरे हुए थे, किस तरह से हर कोई विलाप कर रहा था। कलिंग राज्य का कोई ऐसा घर नहीं था जिसका कोई व्यक्ति मारा ना गया हो। ऐसा कहा जाता मैक्सिमम जो पुरुष हैं उनकी हत्याएं हो गई थी। इस दृश्य को देखने के बाद अशोक का मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। फिर उन्होंने अपने भाई सुसीम के बेटे निग्रोध को, जो कि बहुत छोटे थे, वो बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे, उसको सुनने के बाद मन में उनके एक भाव आया कि हमें भी अब अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए और हिंसा छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए इनका ये पहला और आखिरी युद्ध सिद्ध हुआ। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद फिर से युद्ध नहीं किया था।
तो ये जो कलिंग युद्ध है, इस युद्ध के बाद इन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब हम भेरी घोष नहीं करेंगे, यानी कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे बल्कि धम्म घोष करेंगे, यानी कि लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख का निर्माण करवाया या लिखवाया, जिसमें 4 तरह के इनके लेख मिलते हैं। एक बृहद शिलालेख मिलता है, दूसरा लघु शिलालेख मिलता है, एक बृहद स्तंभ लेख मिलता है और दूसरा लघु स्तंभ लेख मिलता है। तो 4 तरह के लेख इन्होंने लिखवाए हैं, जिसमें से इनका बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख बहुत ज़्यादा आयोग के द्वारा पूछा जाता है। इन्होंने जो है 14 शिलालेख लिखवाए हैं, लेकिन ये 14 शिलालेख 8 स्थानों पे लिखवाए गए हैं। ये 14 जगह पे नहीं है बल्कि 8 जगह पे हैं। उन्हीं के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके 14 बृहद शिलालेख हैं, 14 बृहद शिलालेख हैं जो कि 8 स्थान पे मिले हैं। याद रखिएगा, ये मात्र 8 स्थान पे लिखे हैं, मतलब मिले हैं, और लेकिन ये हैं कितने, आपके हैं 14। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये जो 14 बृहद शिलालेख हैं, इसका मतलब ये है कि ये 8 प्लेस पे हैं, लेकिन इन पर 14 बातें लिखवाई गई हैं। उन्हीं 14 बातों को कहा जाता है 14 बृहद शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 14 बृहद शिलालेख 14 जगह से नहीं मिले हैं बल्कि 8 जगह से मिले हैं। बस ये लिखवाए गए हैं आपके 8 जगह पे 14 बातें। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 14 शिलालेख, बृहद शिलालेख है, ये कहाँ कहाँ से मिले। एक तो आपका मिला है जौगढ़ से। जौगढ़ कहाँ है, ये पूछा गया आयोग के द्वारा। जौगढ़ आपका उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा, उड़ीसा में है आपका जौगढ़। आयोग के द्वारा पूछा गया है कि जौगढ़ बृहद शिलालेख कहाँ से मिला है, उड़ीसा राज्य से मिला है। धौली भी आपका उड़ीसा में ही है, ये भी याद रखिएगा, धौली भी आपके उड़ीसा में ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपके उड़ीसा से मिले हैं। कालसी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है आपका कालसी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में है कालसी। जो आपका गिरनार है ये गुजरात में है, ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है, गुजरात में है आपका गिरनार। जो बृहद शिलालेख है ये गुजरात में है। जो आपका सोपारा है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का है आपका सोपारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। एरागुडी जो है ये आपके आंध्रा में है, यानी कि आंध्र प्रदेश में है। और आपका मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ये दोनों आपके पाकिस्तान में है, पाक में है। आपने जितने बृहद शिलालेख देखे हैं ये दोनों जो है ये खरोष्ठी लिपि में है, ये खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है। बाकी जितने आपने देखे ये सारे ब्राह्मी लिपि में है। ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन से हैं जो ब्राह्मी में है, या ये जो अभिलेख है ये कहाँ से मिले हैं और कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के टाइम पीरियड में 4 तरह की लिपियों का यूज होता था। एक आपका खरोष्ठी है और दूसरा ब्राह्मी है, तीसरा आपका अरेमाइक है और चौथा यूनानी है। 4 तरह के लिपियों का उपयोग इन बृहद शिलालेखों को, स्तंभ लेखों को, लघु शिलालेखों को लिखने में यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 4 लिपियों का उपयोग हुआ है, जिसमें से जो आपका ब्राह्मी लिपि है इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अभिलेख किस में मिले हैं, ब्राह्मी में लिखे हैं। पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत के किसी भी क्षेत्र का कोई भी अभिलेख आपसे पूछ ले कि कौन से आपके लिपि में लिखी गई है, तो ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा। 2 बातें याद रखिएगा, लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी होगा, भाषा पूछेगा तो आपका प्राकृत होगा। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। पूरे भारत में 2 ही आप देखेंगे, भाषा और लिपि का अगर बात करेंगे तो भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। पूरे भारत में कहीं से भी आयोग उठा के क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका पूछेगा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो देखिए पाकिस्तान के इलाके में खरोष्ठी लिपि का यूज़ हो रहा है, भारत में नहीं हुआ है। अरामाइक और यूनानी लिपि का यूज़ कहाँ हो रहा है, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संक्रमित इलाके में हो रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, जो आपका अरामाइक है, अरामाइक और आपका खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरामाइक प्लस यूनानी, ये आपके दोनों जो लिपियां हैं इनका यूज़ कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संक्रमित इलाके में है, यानी कि दोनों जगह हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 लिपियां आपने देख लिया।
आपका पहला है ब्राह्मी, जिसका यूज सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, और प्राकृतिक भाषा जिसका सबसे ज़्यादा यूज है पूरे भारत में। दूसरा है खरोष्टी, जिसका यूज पाकिस्तान में है। तीसरा है अरामाइक और यूनानी। चौथा, इन दोनों का यूज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में लिपियों का यूज किया गया है। 4 लिपियों का यूज इनके अभिलेखों में देखने को मिलता है। भाषा की बात करेंगे तो 3 भाषा का यूज इनके अभिलेखों में हुआ है। एक तो आपने देखा प्राकृत, जो पूरे भारत में है। यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा और लिपि दोनों, यूनानी भाषा भी है लिपि भी है। अरामाइक भाषा भी है और अरामाइक लिपि भी है, याद रखिएगा। ये भाषा और लिपि भी है, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये भाषा और लिपियाँ आपके पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में डेवलप है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके में डेवलप है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब आयोग का पूछा हुआ है। और इसमें से और क्या बातें पूछता है, ये तो पूछता है कि कौन से राज्य में है, तो सबका मैंने बता दिया कि कौन सा बृहद शिलालेख किस राज्य में है। ये बृहद शिलालेख हैं 14, लेकिन 8 स्थान से मिले हैं, यानी कि 8 स्थानों पर 14 बातें लिखवाई गई हैं। उन्हीं 14 बातों को कहा जाता है 14 बृहद शिलालेख, यानी कि बड़े बड़े शिलालेखों पे जो बातें लिखवाई हैं अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, उसी को हम कहते हैं 14 बृहद शिलालेख। ये 14 जगह पे नहीं है, ये 8 जगहों पे हैं। और इन 8 जगहों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, ये जो जौगढ़ और धौली है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इस पर वो 14 बातें नहीं लिखवाई गई। इनमें से आपका 11वां, 12वां और 13वां 3 बातें इस पर नहीं लिखाई गई हैं। ये जो आपका धौली और जौगढ़ है, यहाँ पे 11 नंबर की बात, 12 नंबर की बात और 13 नंबर की बात नहीं लिखी गई है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और कलिंग युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ है, यहीं के लोगों के खून बहे थे, यहीं के लोगों की हत्याएं हुई थी। इसीलिए 14वें बृहद, जो आपका 13वां बृहद शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बल्कि यहाँ पे पृथक शिलालेख लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन आता है, अशोक के पृथक शिलालेख कहाँ से मिले हैं? तो आपका जौगढ़ और धौली से। ये पृथक शिलालेख हैं, चूंकि इस पे दूसरी बातें लिखी गई हैं, बाकी जगह पे 14 बातें बिल्कुल समान हैं। तो ये आयोग ने पूछा है कि अशोक का पृथक जो बृहद शिलालेख है ये कहाँ मिला है या कौन सा है? तो ये जौगढ़ और धौली है, जिस पर उड़ीसा, मतलब वहाँ के जो कलिंग के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, उनके हृदय को मतलब तकलीफ ना पहुँचे, वो बातें उनके सामने ना आए बार बार, इसलिए उन बातों को इस पर नहीं लिखा गया जिससे वहाँ के लोगों को तकलीफें हुई थी। बल्कि यहाँ लिखा गया कि मेरी प्रजा मेरी संतान है, अगर उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो मुझे कभी भी किसी समय मिल सकती है, चाहे मैं आराम कर रहा हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, किसी भी समय प्रजा मुझसे मिल सकती है, बिकॉज वो मेरी संतान है। ऐसा अशोक ने कहा है, ताकि यहाँ की जनता का विश्वास अशोक पर बढ़े। इसलिए यहाँ पर इन्होंने 3 बातें नहीं लिखवाई हैं, इसलिए पृथक स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो ये 14 बृहद शिलालेख जो 8 जगहों से मिले हैं, किन राज्यों से मिले हैं, साथ ही 14 अभिलेख, मतलब जो है 4 आपके लिपियां और 4 भाषाएं, कौन सी लिपि कौन सी भाषा का कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी आया है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल एक एक पूछा जाता है कि कालसी कौन से राज्य से मिला है, आपका गिरिनार कौन से राज्य में है, शाहबाजगढ़ी बृहद शिलालेख कहाँ से मिला है, मानसेहरा कहाँ से मिला है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा महास्थान और शाहगौरा का। महास्थान और शाहगौरा का नाम आपने सुना होगा, आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। महास्थान, महास्थान आपका कहाँ है और शाहगौरा कहाँ है? तो महास्थान आपका बंगाल में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा, बंगाल में है आपका महास्थान। और आपका जो है शाहगौरा, ये आपका गोरखपुर में है, शाहगौरा ये गोरखपुर में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर में है। आयोग इसको भी बहुत ज़्यादा पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि इन दोनों जगहों से अकाल के समय लोगों की मदद करने का उल्लेख मिलता है। ये आयोग ने पूछा है, कौन से बृहद शिलालेख से अशोक के अकाल के समय अकाल पीड़ितों को अनाज वितरित करने का उल्लेख मिलता है या लोगों की मदद करने का उल्लेख मिलता है? तो ये 2 बृहद मतलब शिलालेख हैं, महास्थान और शाहगौरा। महास्थान बंगाल से मिला है, शाहगौरा गोरखपुर से मिला है। ये दोनों जगह से लोगों को अनाज वितरित किए जाते थे सूखे के टाइम में, इसलिए ये आयोग का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आपका देख सकते हैं क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें अभी जाननी हैं। कह रहा है आपका साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, यानी कि जो
अशोक का साम्राज्य, उसमें बहुत सारे नगर हैं जिसको मैप के द्वारा भी दिखाया गया है। आगे कह रहा है इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो हमने देखा भी था, जिसको आपने देखा उदयन ने स्थापित किया था गंगा और सोन के संगम पर। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका तक्षशिला है, जो गांधार महाजनपद है जिसकी राजधानी पुष्कलावती या तक्षशिला थी, ये तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाले मार्ग पे था। ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा कि ये कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया की ओर जाने वाले मार्ग पे है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। उज्जैन कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी भारत से अगर आप दक्षिणी भारत जा रहे हैं तो आपको उज्जैन मिलेगा। अगर आप उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया की तरफ जा रहे हैं तब आपको क्या मिलेगा? तब आपका तक्षशिला मिलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। बिल्कुल, आज भी नगरों में ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ये भी सही है, आज भी जो है देखेंगे देश के ज़्यादातर भाग में किसान और आपके जो पशुपालक हैं यही देखने को मिलते हैं। आगे कह रहा है कि मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है, आज भी बहुत जंगल हैं। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करते थे। ये जनजातियों वाला इलाका है, यहाँ पे अभी भी लोग जनजातियों की तरह रहते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी। आगे कह रहा है साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह का उनका जीवन शैली है। ये देखिए यहाँ पे आपके अभिलेखों के बारे में जो मैंने बताया है, इसके बारे में दिया है। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे रही हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। उतना क्लियर तब भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है तो यहाँ से हो सकता है आपको मदद मिल जाए। जैसे मैंने कालसी के बारे में बताया था, कालसी यहाँ है, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, सुन लीजिएगा। कालसी देखिए यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। और ये आपका कलिंग है, यहाँ पे देखिए जौगढ़ और धौली दोनों है, बिल्कुल तट के किनारे हैं धौली और जौगढ़। ये आपका मास्की है, ये यहाँ पे दिया हुआ, एर्रगुडी यहाँ पे दिया हुआ है, सोपारा जो महाराष्ट्र का मैंने अभी आपको बताया है, आपका सांची है, यहाँ पे आपका गुर्जर है, ये आपके जो है मध्य प्रदेश में है, ये गिरनार है जो कि आपके पड़ता है गुजरात में। यहाँ पे देख लीजिए आप शहबाजगढ़ी और मानसेहरा है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए अशोक के इन सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं स्तंभ लेख। ये देखिए टोपरा का है और ये मेरठ का है जो दिल्ली लाया गया था। दिल्ली, टोपरा और मेरठ का स्तंभ जो लेख है ये कौन लेकर के आए थे, ये आयोग के द्वारा पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा, एक तुगलक शासक है, नाम याद होगा आप लोगों को। तुगलक वंश के शासक थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने ये जो दो आपके क्षेत्र मतलब टोपरा है, टोपरा और मेरठ प्लस मेरठ, ये दो जगह के जो अभिलेख है ये लेकर के आए थे दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोग ने इसको कई बार पूछा है कि टोपरा और मेरठ का जो अभिलेख है इसको दिल्ली लेकर के कौन से शासक आए हैं? तुगलक वंश के शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपको कई बार ये देखने को भी मिला होगा। इनका नाम भी याद रखिएगा, शासक कौन है, कहाँ से लाए हैं और कहाँ लेकर के गए हैं। तो टोपरा और मेरठ, मेरठ आपका यूपी में है, टोपरा आपका पड़ता है हरियाणा में। दोनों जगह से ये दिल्ली लेकर के आ रहे हैं। नाम है फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लघु स्तंभ लेख भी इनके मिले हैं अशोक के, जो कि आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कौन से लघु स्तंभ लेखों में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो अभिलेख है इसमें इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिला गया है, यानी कि देवताओं के प्रिय या ईश्वर के प्रिय देवानाम प्रियदर्शी नाम मिलता है अशोक का। मोस्टली अभिलेखों में इनका यही नाम मिलता है, वास्तविक नाम नहीं मिलते हैं। लेकिन आपके 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जहाँ पर इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है। ये हम देख लेते हैं कि वो 4 लघु शिलालेख कौन से हैं जहाँ पे इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है, क्योंकि आयोग इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। आपका पहला है मास्की। मास्की आप सभी को पता है कि ये कर्नाटक में, अगर नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक में है मास्की। दूसरा जो है ये आपका है गुर्जरा है। इसके अलावा तीसरा आपका नेत्तूर और चौथा है आपका उदेगोलम।
ये आपके ऐसे लेख हैं या ऐसे लघु शिलालेख हैं जहाँ से अशोक के नाम मिले हैं, वास्तविक नाम मिला है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम ये लघु शिलालेख है जहाँ से अशोक का वास्तविक नाम मिला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नेट, IAS, PCS, छोटे एग्जाम सभी जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। इसके अलावा पूछता है कि जो अशोक है इनको शाक्य मुनि कहा गया है। तो मास्की में अशोक को शाक्य मुनि कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। शाक्य मुनि कहा गया है कहाँ पे? तो आपका कहा गया है मास्की में। इसके अलावा ये भी आया है कि मगधाधिराज कहा गया है, कौन से अभिलेख में? तो आपके भाब्रू जो शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, इसमें कहा गया है इनको मगधाधिराज। ये चीज़ याद रखिएगा, कौन से शिलालेख में कहा गया? भाब्रू में कहा गया है मगधाधिराज, यानी कि मगध का अधिराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मगधाधिराज कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। इसके अलावा पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? ये भी आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। ये भी आयोग का पूछा हुआ है कि पुराणों में इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है अशोक वर्धन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अशोक का अभिलेखों में क्या नाम मिलता है? अशोक का अभिलेखों में नाम मिलता है देवानाम पियदस्सी। देवानाम पियदस्सी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवानाम पियदस्सी इनका मिलता है, यानी कि देवताओं का प्रिय मिलता है। लेकिन ये 4 लघु शिलालेख है जहाँ पे इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। मास्की में इनको शाक्य मुनि भी कहा गया, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, भाब्रू शिलालेख में मगधाधिराज कहा गया है। ये सारे आयोग के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद होने चाहिए। सब आपका समझ लीजिए आयोग का ही सारे पॉइंट आप लोगों को बताए जा रहे हैं जो आप लोगों को एक किताब में बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, और यहाँ से आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और वैसे भी अगर आप BA में कर रहे होंगे तो आप यहाँ से जो पॉइंट्स हैं अगर आप इसको अपनी लेखनी में शामिल करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं। भाषाएं बोलते थे, यहाँ पे दिया है जो नगर में रहते थे अलग अलग तरह का जीवन शैली था, उनकी भाषाएं भी अलग थी, और लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। आज भी देखिए आपके भारत के क्षेत्रों में अलग अलग तरह का लोगों का ड्रेस पैटर्न है, अलग अलग मतलब तरह का लोगों का खान पान है। दक्षिण में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, पंजाब के क्षेत्र में लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, मैदानी बेल्ट में लगभग मिक्सअप सारी चीज़ें लोग खाते हैं। ड्रेस पैटर्न भी आपके साउथ का अलग है, मध्य का अलग है, पूर्वोत्तर का अलग है। आज भी भिन्नताएं हैं, तब भी थी। आपका कह रहा है राज्य साम्राज्य कैसे, मतलब जो राज्य है ये साम्राज्य से कैसे भिन्न है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया, राज्य छोटे होते हैं, राज्य का राजा भी छोटा होता है। साम्राज्य बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत सारे राज्यों को समाहित करके बनता है, इसीलिए इसको साम्राज्य कहते हैं। और साम्राज्य का राजा सम्राट कहलाता है, और सम्राट राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। वही कह रहा है क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी होती है। ये देखिए अंतर बहुत अच्छा दिया है। आगे दिया है साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त किया करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। यानी कि अगर साम्राज्य है, साम्राज्य बड़ा है, राजा के पास अधिकारी हैं, सेना है, तो उनको वेतन भी देना होगा। उन सारे काम को करने के लिए बहुत सारे अधिकारी की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसके लिए राजा क्या करेंगे, बड़े पैमाने पे अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, और जनता अगर उनकी बातों को नहीं मानती है तो उनको ये अधिकारी सजा भी देंगे। इन अधिकारियों को वेतन भी दिया जाएगा। और अलग अलग तरह के अधिकारी हैं, जैसे संदेशवाहक है जो संदेश को राजा तक पहुँचाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे और भी बहुत सारे अधिकारी हैं। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, यानी कि जनता के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अधिकारी हैं, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जासूस भी बनाए गए हैं। संदेशवाहक भी हैं जो साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से संदेश को राजा तक पहुंचाते हैं।
तो दोनों में अंतर है। संदेशवाहक संदेश पहुंचाएंगे, जासूस जो होंगे वो लोगों के ऊपर नजर रखेंगे, जिनको गुप्तचर कहा जाता है। आगे और भी देख लेते हैं। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे राज्य या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार, ये ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है आपका तक्षशिला और इसके अलावा आपका है उज्जैन। तक्षशिला आपके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, उज्जैन आपके मध्य में है। ये एक तरीके से कहिए कि कंट्रोल करने वाले प्लेस थे जहाँ से कंट्रोल किया जाता था। और यहाँ पे कहा रहा है कि जो नियंत्रण का काम है ये अक्सर राजकुमारों को दिया जाता था और राजकुमारों को क्या बनाया जाता था, राज्यपाल या गवर्नर। यानी कि तक्षशिला और उज्जैन में राजकुमारों को नियुक्त किया जाता है और वहाँ का गवर्नर बना के नियुक्त किया जाता है या वहाँ का वो राज्यपाल बना के नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि अशोक कहाँ के गवर्नर थे, तो याद रखिएगा उज्जैन के गवर्नर थे अशोक। बाद में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इन्होंने उस विद्रोह को दबा दिया तो इनको तक्षशिला का कार्यभार भी सौंप दिया गया था। आगे कह रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी कि स्थानीय स्तर पर लोग अपनी परंपराओं को मानते थे, कोई मतलब जो है जोर जबरदस्ती नहीं थी। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि यानी कि साम्राज्य बहुत बड़ा है इसलिए राजा मार्गों पर, नदियों पर और ऐसे संसाधनों पर ही अपना नियंत्रण करने का कोशिश करेंगे जिससे उनका साम्राज्य अच्छे से चल सके। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप वो नहीं करते थे। अगर जनता राजा की बात माने तो राजा उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था ये जो आपके रास्ते होते हैं, चाहे वो नदियों के द्वारा हो चाहे स्थल के द्वारा हो, वो आवागमन के केंद्र होते हैं और इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप देखेंगे उस समय उत्तरापथ और दक्षिणापथ था। दक्षिणापथ को कौटिल्य कहते हैं, ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जो आपका दक्षिणापथ है ये पाटलिपुत्र से लेकर के नीचे तक मिड वाले क्षेत्र से जाता था और इन क्षेत्रों में खनिज संसाधन बहुत मिलते थे। आज भी आपके दक्षिण के इलाके में ही खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना, चांदी या कोई भी बहुमूल्य धातु हो, ये ज़्यादातर दक्षिण में मिलता है। इसीलिए जो आपके कौटिल्य हैं ये कहते हैं दक्षिणापथ जो मार्ग है ये ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस पर बहुत ही बहुमूल्य रत्न और धातुएं मिलती हैं। आगे कह रहा है यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए अर्थशास्त्र में लिखा गया कि जो उत्तर पश्चिम का इलाका है ये कंबल के लिए, क्योंकि उत्तर पश्चिम में ठंड बहुत है, ठंड पड़ेगा तो ऐसे जानवर पाले जाएंगे जिनके लंबे बाल होते हैं, जिनसे अच्छे अच्छे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे अभी भी आप देखेंगे कश्मीर में पश्मीना शॉल मिलता है, अंगोरा जो ऊन के ड्रेसेस हैं ये मिलते हैं। तो ये जो अच्छे किस्म के ऊनी वस्त्र हैं ये आपके पश्चिमोत्तर में मिलेंगे, लेकिन सोना चांदी अन्य जो धातुएं हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको दक्षिण से मिलेंगी, जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है ये जो प्रसिद्ध था, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराना नियमित नहीं होता है, नजराना कभी कभी दिया जाता है और स्वेच्छा से दिया जाता है। वही कह रहा है जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो सकता था। यानी कि कर आपको नियमित देना होता है लेकिन नजराना नियमित नहीं है। जैसे राजा का जन्मदिन हो गया, उनका विवाह हो गया या अन्य कोई अनुष्ठान समारोह हो गया, ऐसे टाइम पे इन क्षेत्रों के लोग उनको नजराना, जैसे आजकल आप वर्तमान में भी देख लीजिए आप गिफ्ट देते हैं। जब आपको किसी समारोह में कोई आमंत्रित करता है तो आप उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, वही गिफ्ट उस समय नजराना कहलाता था, जो नियमित नहीं होता था, खास अवसरों पर ही दिया जाता था। आगे है ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराने यानी कि गिफ्ट स्वेच्छा से दिए जाते हैं और गिफ्ट भी जिसके पास जैसी व्यवस्था होती है वो उसी तरह का देता है, यानी कि नजराने भी अलग अलग तरह के होते थे। आगे कह रहा राजधानी में सम्राट, दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका दरबार में पश्चिम एशिया के, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया, चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज से शुरू होगा, ओके।
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये आता है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और ये सीरिया के शासक थे सेल्यूकस निकेटर, जो कि यूनानी शासक हैं। ये जो है इनके दरबार में आए थे, जो आपके मेगास्थनीज हैं। बहुत दिनों तक ये या कहिए कई वर्षों तक रहे भारत में और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे उस समय की जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये मौर्य दरबार में आए थे। इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी है। जो सीरिया के शासक हैं, इन्होंने आक्रमण किया था पश्चिमोत्तर सीमा पर। इनको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तो उन्होंने इनको दहेज में 4 प्रांत और अपनी बेटी का विवाह किया था। जो सेल्यूकस निकेटर है, इनकी बेटी का नाम था हेलेना। कहा जाता है कि ये इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। पहली बार किसी विदेशी महिला से शादी हो रही है और ये कौन कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो रहा है हेलेना से, जो सेल्यूकस की पुत्री हैं। बदले में सेल्यूकस ने इनको 4 प्रांत भी दिए थे दहेज में और इसके दहेज के बदले या इस शादी संपन्न होने के बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने गिफ्ट में अपने ससुर को 500 हाथी भी दिए थे। क्योंकि यहाँ पे हाथी बड़े पैमाने पे थी तो इन्होंने गिफ्ट में हाथी दे दिए थे, वो भी 500 हाथी दिए थे। आगे कह रहा सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी कि राजा हमेशा जनता के सामने नहीं आते थे, कभी कभी आते थे और जब वो सामने आते थे तो वो शोभा यात्रा कहलाती थी। ये बहुत ही शानदार है। इसका वर्णन देखिए किया है किसने? मेगास्थनीज ने इंडिका में। उन्हें एवं सोने की पालकी में ले जाया जाए। जो राजा हैं वो सोने के पालकी में जाते थे। ये बात याद रखिएगा, राजा का शोभा यात्रा जब निकलता था तब वो सोने की पालकी में बैठ के निकलते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। इनके जो अंगरक्षक होते थे ये सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होकर निकलते थे, यानी कि दिखावा बहुत ज़्यादा होता था। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। ये देखिए पेड़ भी लेके चलते थे और पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते बैठाए जाते थे। वो उसी पेड़ पे उड़ते रहते थे, तरह तरह की एक्टिविटीज करते थे। सम्राट के सिर के चारों तरफ ये तोते जो है चक्कर लगाते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ये देखिए महिला इनकी सबसे जो पर्सनल अंगरक्षिका हैं वो महिलाएं हुआ करती थी, जो हथियार बंद होती थी, हथियार से लैस होती थी। हमेशा इस बात से जो राजा हैं वो क्या होते थे? वो हमेशा डरे रहते थे इस बात से कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे। ये हमेशा डरे रहते थे कि कहीं कोई उनको मार ना दे, उनकी हत्या ना कर दे या करने की कोशिश ना करे। इसलिए उन्हें वो क्या करते थे? खाना खाने के पहले खास नौकरों के द्वारा उनके खाने को चखा जाता था। राजा जो भोजन करते थे, भोजन करने से पहले उनके जो खास नौकर होते थे वो भोजन को चखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भोजन में विष मिला दे और राजा की मृत्यु हो जाए। लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वे यानी कि जो राजा है ये लगातार कभी भी एक कमरे में 2 रात नहीं सोते थे, क्योंकि अगर पता होगा कि राजा कहाँ सोते हैं तो हो सकता है रात में हमला करके राजा की हत्या कर दी जाए। तो देखिए राजा अपनी सुरक्षा के लिए कितना बढ़िया चाक चौबंद कर रहे हैं। जब कभी बाहर निकल रहे हैं तो सोने की पालकी में निकल रहे हैं, चारों तरफ महिलाएं हथियार लेके हैं। उसके बाद पुरुष भी हैं हथियार लेकर के, जो हाथी से सवार हैं। वो भोजन बिना किसी के चखे नहीं खाते हैं। वो लगातार एक कमरे में 2 रात नहीं सोते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है। ये सारा वर्णन कौन कर रहे हैं? मेगास्थनीज कर रहे हैं अपनी इंडिका में। तो इंडिका से मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये आपके पटना जो वर्तमान में पाटलिपुत्र उस समय कहलाती थी, उससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं। कह रहा है यहाँ एक विशाल और खूबसूरत नगर है जो आपका पटना है वर्तमान का। इसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहते थे। पाटलिपुत्र बहुत ही खूबसूरत नगर है, ऐसा कौन कह रहे हैं? मेगास्थनीज कह रहे हैं। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, यानी कि चारों तरफ उसके बाउंड्री किया गया, काफी भव्य बाउंड्री है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यानी कि इस नगर में अगर आपको प्रवेश करना है, उस जो रक्षा प्राचीर है उसमें 64 दरवाजे हैं। आप 64 दरवाजों से उस नगर में प्रवेश कर सकते थे। पूरा का पूरा नगर बाउंड्री से घिरा हुआ है और वो भी ऊंची बाउंड्री से घिरा हुआ है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता।
और उस बाउंड्री के ऊपर जगह जगह बुर्ज बनाए गए हैं, जहां से सैनिक देखते रहते थे कि कोई बाहर से आक्रमण तो नहीं कर रहा है या कहीं कोई खतरा तो नहीं है। तो बुर्ज का मतलब है कि उस दीवार के ऊपर जगह जगह सैनिकों का अड्डा बनाया जाना, जहां से निगरानी किया जा सके राज्य महल के, मतलब जो आपका नगर है उसमें भी और नगर के बाहर भी। तो ये जो बुर्ज है इसको ध्यान रखिएगा, ये खंभे जैसी संरचना है जहाँ से निगरानी की जाती थी। 64 द्वार थे। सोचिए कितना बड़ा नगर रहा होगा, कितनी बड़ी उसकी बाउंड्री रही होगी कि उसमें प्रवेश के लिए 64 द्वार लगाए गए थे। कह रहा है 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। यहाँ पे जो घर हैं वो 2 से 3 मंजिले हैं और ये कैसे बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी से भी बने हुए हैं और कच्ची ईंटों से भी बने हुए हैं, यानी कि दोनों का मिक्सअप है इसमें। राजा का महल भी काष्ठ से बना है। राजा का पूरा महल लकड़ी से बनाया गया था। इतना भव्य था कि फाहियान ने कहा था कि इसको तो इंसानों ने नहीं बनाया है, देवताओं ने बनाया है। और एक और यात्री थे जिन्होंने कहा कि ये राक्षसों ने बनाए हैं, इसको इंसानों के बस का नहीं है बनाना, इतना खूबसूरत कोई इंसान नहीं बना सकता। तो ये जो इनका महल है राजा का, वो पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। इनका जो राजा का महल है, इनके महल के चारों तरफ उद्यान है, यानी कि फल फूल के पौधे हैं और जहाँ पे बहुत खूबसूरत चिड़ियों का बसेरा है। बीच में महल है और वो भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी से बना हुआ है और इतना अद्भुत है कि उसकी नक्काशी देख के विदेशी भौचक्के रह जाते हैं कि कैसे बना होगा, इंसानों ने नहीं बनाए हैं। वैसे ही इतना खूबसूरत हो गया होगा, चारों तरफ उद्यान है, चिड़ियाँ हैं, कितना नेचुरल लुक रहा होगा, खूबसूरत बिल्कुल। आज तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। आगे देखिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगलों में जो लोग रहते हैं इनके ऊपर राजा का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। आज भी देखिए हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं इनके ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। खास करके अगर आप देखना चाहें तो अंडमान निकोबार की जनजातियों को ले लीजिए, वहाँ पे किसी का भी जाना निषिद्ध है। अगर कोई जाएगा तो वो लोग उसको मार देंगे और सरकार उस पर रोक नहीं लगा पाती है। आज भी अपने जीवन में हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा विरोध जनजातियों ने ही अंग्रेजों का किया है और इसलिए बहुत सारी जनजातियों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और अपनी जान तक गंवा दिया था। तो जनजातियाँ काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा की होती हैं, ये ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करती और उस समय भी इनके ऊपर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। वही कह रहा है कि उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें ला कर दे। इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, बस उम्मीद की जा रही है कि वो जंगल के उत्पाद राजा को समय समय पे दे दिया करें, जिसमें हाथी है, लकड़ी है, मधु है, मोम है, जो जंगल से मिलती है, ये वो राजा को देते रहें, राजा उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे कह रहा है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं। मैंने आपको अभी बताया सबसे ज्यादा उनके अभिलेख ब्राह्मी में है, भाषा प्राकृत है और इन्होंने बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, इस तरह से 4 लेख लिखवाए हैं और ये जो लेख हैं ये सारे पत्थरों पर लिखवाए गए हैं। सोचिए आजकल तो जनता को जो नेता हैं वो लोग चुनाव के पहले लंबे चौड़े वादे करते हैं और वो बातें करके वोट ले लेते हैं, बाद में कोई काम नहीं करते, लेकिन उस समय के राजा अपनी बातों को पत्थरों पे लिखवा देते थे और वो आज तक देखने को मिलती है और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करते थे। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि स्तंभों के माध्यम से या लेखों या शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला राजा कौन है? अशोक हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा शिलालेख लिखवाए हैं। आगे कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। आपने देखा कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है इनके बृहद शिलालेख में है और बृहद शिलालेख में कौन से में है? तो 13वें बृहद शिलालेख में है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ये देखिए आयोग ने पूछा है कि राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग का विजय किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद रखिएगा। राजा बनने के 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग युद्ध किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, 8 साल बाद किया है।
इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया है। ये क्वेश्चन भी आया, ये BC है, ये बात याद रखिएगा, ईसा पूर्व में है। और इन्होंने कलिंग युद्ध किया है 61 में। इसके 8 साल पहले उनका राज्याभिषेक हुआ है। आप देखेंगे 200 लगभग 69 में इनका राज्याभिषेक हो रहा है और 61 में इन्होंने कलिंग युद्ध किया है। आगे कह रहा है कि जो है लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। आप सोचिए उस समय में इतनी जनसंख्या नहीं थी। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का मारा जाना, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का घायल होना, बंदी बनाया जाना, ये बहुत ही द्रवित करने वाली घटना थी। इससे मुझे अपार दुख हुआ। अशोक कह रहे हैं इससे मुझे अपार दुख हुआ, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। यानी कि जब युद्ध होता है तो कोई ये नहीं देखता कि बच्चा मारा जा रहा है, महिला मारी जा रही है, या कोई सन्यासी है या जो है महात्मा है, सबकी हत्याएं कर दी जाती हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दया भाव रखते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। यानी कि जो अच्छे लोग हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, जिनकी अच्छी सोच है, या तो ये भी मारे जाते हैं या इनके अपने प्रिय लोगों को भी युद्ध में मार दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रक्तपात हो रहा है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अशोक ने कहा ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब मैंने निश्चय किया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, धम्म का पालन करूंगा। धम्म का मतलब धर्म नहीं है, याद रखिएगा। अशोक का धम्म का मतलब धर्म नहीं है, बल्कि अच्छी बातों का संग्रह है। अच्छी बातों का संग्रह है इनका धम्म, ये धर्म नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छी बातों का संग्रह करके जो है आपने देखा था अकबर ने दीन इलाही चलाई थी, वो भी अच्छी बातों का संग्रह था। तो इनका जो धम्म है ये बौद्ध धर्म नहीं है या कोई धर्म नहीं है, बल्कि अच्छी बातों का संग्रह है। अशोक ने यहाँ पे निश्चय किया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। और ये भी आता है कि अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। आप सभी को पता होगा कि लुम्बिनी जो है ये महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पे ये गए हैं अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष गए। और इस बात का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रुम्मिनदेई अभिलेख से। रुम्मिनदेई अभिलेख से इस बात का पता चलता कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं और यहाँ पे बलि नामक टैक्स इन्होंने माफ कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आया कि बलि नामक जो कर है ये कहाँ पर माफ किया था अशोक ने, तो ये माफ किया था लुम्बिनी में, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पर। और जो भाग था, जो भू राजस्व की दर थी, वो कितना कर दिया था ये पूछा गया है। तो भू राजस्व का जो दर है वो पूरे साम्राज्य में इनके 1/6 थी, लेकिन इसको इन्होंने क्या किया, घटा करके 1/8 कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि अशोक ने भू राजस्व की दर लुम्बिनी की कितना कर दिया था, तो 1/8 कर दिया था। कौन से कर को माफ कर दिया था, जो बलि नामक कर है इसको इन्होंने कहा कि अब नहीं लिया जाएगा लुम्बिनी से। ये सारी बातें कहाँ से पता चल रही, रुम्मिनदेई अभिलेख से पता चल रही हैं। और कब गए हैं लुम्बिनी, 20वें वर्ष गए हैं राज्याभिषेक के। ये सारे क्वेश्चन आयोग के पूछे गए हैं। नेट ISPCS किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सब के सब आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या जानना है। आगे कह रहे हैं मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। वो कह रहे हैं कि किसी को युद्ध में मारना जो है ये उतना अच्छा नहीं है, बल्कि लोगों के बारे में अच्छा सोचना, उनको अच्छी बातें बताना ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं ये सारी बातों को अभिलेखों पे, शिलालेखों पे लिखवा दे रहा हूँ, ताकि मेरे ना रहने पर भी मेरे बच्चे और उनके बच्चे इन बातों को पढ़ें और इन बातों का अनुसरण करें और इसी रास्ते पर चले। ऐसा अशोक का विचार था और उन्होंने इसलिए ऐसा किया है।
देखिए धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, लेकिन धम्म का मतलब आप देख रहे हैं प्राकृत में भले ही आपका धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं था, अच्छी बातों का कलेक्शन था, अच्छी बातों का गुच्छा था। आगे कह रहा है अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध कह रहा है कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और इसके बारे में आपने आगे देखेंगे पृष्ठ पर। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। तृष्णा मतलब इच्छा, वितृष्णा मतलब जब इच्छा ना रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस युद्ध के बाद ये पहला और आखिरी युद्ध उनका मतलब है हो गया। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे, यानी कि अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हैं, लेकिन वो जो अच्छी बातें बता रहे हैं वो अपने दिमाग से बता रहे हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, वैसे ही उनको लग रहा है कि राजा का भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को अच्छी बातें बताएं, और उसमें जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का है, लेकिन मैक्सिमम बातें उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्होंने जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। निश्चित ही जब बहुत सारे धर्म के, संप्रदाय के, जाति के लोग होते हैं तो उनमें टकराव हो जाता है। जब लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं होती, दिमाग बहुत डेवलप नहीं होता, तो टकराव संभव है। आज भी हो जाता है, उस समय भी होता था। देख लीजिए उस समय भी ये समस्याएं थी। आगे कह रहा है जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, क्रूर हैं, बड़े पैमाने पे पशुओं की बलि दे देते हैं और ये लोग आपस में भी झगड़ा करते हैं। आपस में ही अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से लोगों की बनती नहीं है। तो ऐसी क्या बातें बताई जाए कि लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ दे। जैसे आप देखेंगे अशोक के किस बृहद शिलालेख में पशु बलि का निषेध है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक के किस बृहद शिलालेख में पशु बलि का निषेध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो बृहद शिलालेख का पहला पॉइंट है वही आपका पशु बलि को रोकता है। कौन सा है? प्रथम जो है आपका बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख आप देखेंगे इन्होंने अपने 14 शिलालेखों में से पहले ही बृहद शिलालेख में कहा कि पशु बलि नहीं होगा। पशु बलि पर रोक लगाया इन्होंने। पशुओं की बलि बड़े पैमाने पे होती थी, क्योंकि कर्मकांड बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था समाज में, और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से पशु बलि बहुत ज़्यादा हो रहा था। बड़े पैमाने पे पशुओं की हत्याएं हो रही थी, इसलिए अशोक ने अपने पहले ही बृहद शिलालेख में इन पर रोक लगा दी। दूसरा जो इनका बृहद शिलालेख है, इसमें इन्होंने सामाजिक कल्याण का काम किया, जैसे वृक्ष लगाना और रोड बनवाना, सराय बनवाना और चिकित्सा बनवाना। ये सारे काम ये क्या कर रहे हैं? चिकित्सालय, ये सारे काम ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। और ये काम सिर्फ अपने साम्राज्य में नहीं कर रहे, सीमावर्ती राज्यों में भी कर रहे। सीमावर्ती जैसे चेर थे, उस समय चेरों के राज्य में भी चेर थे, और इसके अलावा आप देखेंगे चोल भी थे। चेर, चोल और पांडे, चेर, चोल और पांडे, इन राज्यों में भी ये कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कौन से बृहद शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है जहां पर इनका अधिकार नहीं था। चेर, चोल, पांड्यों का उल्लेख द्वितीय बृहद शिलालेख में, जहां पे सामाजिक काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं अपने साम्राज्य में भी और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी। इसके अलावा पूछता है कि तीसरे में क्या है, तो तीसरे में इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, प्रादेशिक। ये क्वेश्चन आया है कि किसमें किया गया है? प्रादेशिक और आपका रज्जुक है, और आपका तीसरा है युक्त। ये तीन इन्होंने बनाए हैं अधिकारी। कौन से अभिलेख में उल्लेख है? तीसरा अभिलेख है, 3 अधिकारी हैं। तीसरा बृहद शिलालेख में 3 अधिकारियों का उल्लेख है, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, जो साम्राज्य में हर तरह का काम करेंगे, साम्राज्य में शांति बनाए रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने 5वें बृहद शिलालेख में एक और अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसे कहा गया है धम्म महामात्य। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, धम्म महामात्य।
महामात्य की जो स्थापना है या नियुक्ति है वो कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है? 5वें में ये लोगों को धम्म की अच्छी अच्छी बातों को बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे कि लोगों के आचरण को, व्यवहार को, उनकी सोच को बदलिए, उनके अंदर से गलत भावनाओं को निकालिए और धम्म की बातों को उनके दिमाग में डालिए। ये धम्म महामात्यों की नियुक्ति 5वें बृहद शिलालेख में इन्होंने किया है। 12वें शिलालेख में क्या है ये भी पूछा गया है। 12वें शिलालेख में सभी धर्म की यानी कि सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। सर्वधर्म समभाव की बात की गई है कि सभी धर्मों के बीच अच्छी भावना होना चाहिए, सबको अपने धर्म और दूसरों के धर्म के बारे में अच्छी बातें रखनी चाहिए। 6ठे बृहद शिलालेख में कहा गया है अशोक के द्वारा कि मैं कहीं भी रहूं, साम्राज्य में कहीं भी रहूं या महल में कहीं भी रहूं, मुझे जनता की बातों से अवगत कराया जाए। 6ठे बृहद शिलालेख में तो ये टोटल आपके बहुत सारे इनके लगभग 14 बृहद शिलालेख हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें लिखवाई हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये परेशान हैं, चिंतित हैं, जैसा कि समाज में चल रही हैं बुराइयां हैं जो कि इनकी चिंता का विषय, इसको दूर करना चाहते, जैसे पशु बलि को रोकना चाह रहे हैं, दासों के साथ जो लोग क्रूर व्यवहार करें उसको कम करना चाह रहे हैं, आपस में जो लोग लड़ रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसको भी कम करना चाह रहे हैं। वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य है कि वो ऐसी समस्याओं का निदान करे, साम्राज्य में शांति और लोगों के बीच अच्छी चीजों को लेकर के आए। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की है। और वो इसका उल्लेख कहाँ है? 5वें बृहद शिलालेख में, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखिए, उन्होंने अधिकारी तो नियुक्ति किए, बल्कि बहुत जगह पे या कहिए साम्राज्य के सभी जगहों पे शिलालेखों, बृहद शिलालेखों, लघु शिलालेखों को भी खुदवा दिया ताकि धम्म महामात्र उन बातों को लोगों को पढ़ के सुनाए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो भी जाने कि राजा क्या कहना चाहते हैं या राजा का क्या संदेश है उनके लिए। साथ ही वो विदेशों में भी देखिए अपने दूत अपने लोगों को भेज रहे हैं, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, सब जगह भेज रहे हैं कि आप जाइए और धम्म की बातों का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों के बीच अच्छी बातों को लेकर के आइए। और विदेशों में भी उन्होंने धर्म प्रचार किया। इसका उल्लेख कहाँ है? तो ये 13वें बृहद शिलालेख में है। आगे कह रहा है उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। इसका उल्लेख 2 बृहद शिलालेख में है, जो उन्होंने अपने साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों में भी करवाए थे काम। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, और जब जो है यात्रा शुरू करते थे, यानी कि जैसे चारों धाम पे जाना या कहीं भी, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये संदेश देना चाह रहे कि जो आप लोग ये फालतू का खर्चा कर रहे हैं जन्म होने पे या यात्रा शुरू करने पे या शादी होने पे या अन्य अनुष्ठान जो आप कर रहे हैं, इसमें जो फालतू के खर्चे करते हैं, जो आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, धन का बर्बादी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये अशोक कह रहे हैं। बल्कि उन्होंने क्या कहा, उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? उन्होंने कहा है कि ये जो फालतू का दिखावा और आडंबर कर रहे हैं, इसकी जगह वो दूसरी चीजों का पालन करें तो ज्यादा अच्छा है। वो दूसरी चीजें क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। बहुत सही बात अशोक ने कही। आज भी हम कहते हैं कि फालतू का दिखावा करने से अच्छा है जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे काम करिए, लोगों के ऊपर दया भाव रखिए। ये बातें देखिए अशोक भी कह रहे हैं। एक ग्रेट राजा जिनको जो है अशोक द ग्रेट कहा जाता है, जिनकी सोच इतनी बड़ी है, इतनी उन्नत है, वो भी कह रहे हैं कि फालतू का दिखावा और खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, दया भाव रखिए। इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आगे क्या कह रहा है? अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अगर कोई कहता है कि मेरा धर्म अच्छा, दूसरे का धर्म बुरा, तो ये दोनों बात गलत है।
हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर कोई कहता कि मेरा धर्म ज़्यादा अच्छा, दूसरा धर्म नहीं अच्छा, तो वो खुद अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि उसकी सोच ही अच्छी नहीं है, फिर उसका धर्म कैसे अच्छा होगा। आगे कह रहा है, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। सभी को सोचना चाहिए जो बातें गीता में, वही कुरान में है, वही बाइबल में है, वही दूसरे धार्मिक ग्रंथों में है। जो मूल तथ्य हैं वो कहीं नहीं बदलता। हर धार्मिक ग्रंथ कहता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हर धार्मिक ग्रंथ कहता है कि सबकी मदद करना चाहिए, लोगों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई धर्म गलत बात नहीं कहता है। धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, जो उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, वही गलत बातें करते हैं, वही लोगों को गुमराह करते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं। लेकिन धर्म की वास्तविकता सभी की एक है, सभी में एक ही बातें की गई हैं, क्योंकि सबकी अच्छी बातें या निचोड़ समान है। अशोक ये बातें कह रहे हैं और यही बात अकबर भी कहेंगे। आगे कह रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के जो धर्मादेश हैं, इसके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नेहरू ने कहा कि वो जो बातें हैं वो आज भी हमारे समझने और सीखने योग्य हैं। वो ऐसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि ऐसी अच्छी चीज़ों के साथ है कि उसको समझना बहुत आसान है। अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उसके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये देखिए, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अशोक की जो बातें थी वो किस तरह से अच्छी थी, या कौन सी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं या उनको आज भी हम अपना सकते हैं। ऐसे आईएएस में क्वेश्चन आता है। तो अगर आप बातों को समझेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा और आप आसानी से लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है कि शब्दों का विकास कैसे हुआ। ब्राह्मी लिपि में आ ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी में आ ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला का आ ऐसे होता है, मलयालम का आ ऐसे होता है। यहाँ पे बस भाषा का विकास दिखा रहा है कि कैसे कैसे भाषा का विकास हुआ है। अब ये देखिए, मौर्य साम्राज्य जो चल रहा था उस समय अन्यत्र यानी कि विश्व में क्या हो रहा था। हमारे जो एनसीईआरटी की विशेषता है कि विश्व को भी कोरिलेट करता है कि जब भारत में ये चल रहा था तो विश्व में क्या चल रहा था। आज हम चीन के बारे में देखेंगे। कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का उदय हो रहा है। 2400 वर्ष पहले क्या हुआ है, चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आखिर चीन की दीवार क्यों बनाई गई थी, चीन की दीवार बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो उत्तर पश्चिम के जो पशुपालक थे, जो घुमक्कड़ी लोग थे, जो घूम घूम करके अपनी जीवन यापन करते थे और अगल बगल के साम्राज्य में लूटपाट उत्पात मचाते थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्षों में चीन की दीवार बन के तैयार हुई है, मामूली बात नहीं है, 2000 वर्ष। आगे कह रहा है कि क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। 6400 लंबी किलोमीटर जो आपका दीवार है, 2000 साल वर्षों में ये बन करके तैयार हुआ है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। और किससे बनी है, भारी चीज़ों से बनी, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसी चौड़ी है, यानी कि ये दीवार इतनी मोटी है कि एक सड़क जैसी संरचना बन गई है। दीवार काफ़ी मोटी है, इसी वजह से ऊपर सड़क जैसी संरचना बन गई है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा, यानी कि हजारों लोगों ने काम किया होगा, तब तो जा करके 6400 किलोमीटर लंबी जो है ये दीवार बनकर तैयार हुई, जो सड़क जितनी चौड़ी यानी कि मोटी है। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने थे। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर बुर्ज बनाए गए थे, जहां पे सेना बैठ करके निगरानी कर सकती थी कि कोई नुकसान ना पहुंचाए।
पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न है? हमने कोई दीवार बना के लोगों को रोका नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को बदलने की कोशिश की, उनकी सोच को बदलने की कोशिश की। लेकिन चीन के सम्राटों ने दीवार खड़ी कर दिया कि हमारे साम्राज्य में अब लोग ना आ पाए, आक्रमण ना कर पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ अंतर है, आप ये आसानी से समझ सकते हैं। आगे दे रहा है कि ये आप बच्चों वाली बातें हैं। कह रहा मौर्य साम्राज्य के बारे में जो काम धंधे हैं उनसे जुड़ी हुई सूचियां बनाइए। आप रिक्त स्थान को भरना है। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी क्या करते थे? कर वसूलते थे। जहां सीधा शासन होगा कर वसूलेंगे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों का राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, आपने पढ़ा है आज की क्लास में। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण कौन से नदियों और रास्तों पर कंट्रोल करते थे और उनका नियंत्रण करते थे, उन पर उनका अधिकार होता था, नियंत्रण करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या देते थे? कर दिया करते थे, नजराने दिया करते थे। आगे कह रहा कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है? उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पे था, गलत है, ये दक्षिण और उत्तर की तरफ था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये बात सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में है, नहीं, इसमें कौटिल्य के राजनीतिक विचार हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, नहीं, कलिंग का जो प्राचीन मतलब कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था, बंगाल नहीं था। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं, बिल्कुल सही है, और भाषा प्राकृत में है। देखिए अगर आपने अच्छे से क्लास देखा है तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं हुआ होगा। ऐसे ही आप इन प्रश्नों को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके दिमाग और आपके लेखनी को सुधारेंगे, जो आपकी सोचने की क्षमता को डेवलप करेंगे और आपको एक अच्छा लेखक बनाएंगे, एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, तो आपका मानसिक विकास होगा। तो प्रश्नों का आप शॉर्ट स्क्रीन ले करके इसका उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपको प्रश्न सॉल्व करने में समस्या नहीं होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी सुझाव, कोई भी डिमांड है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।